अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लजीजिया मिल्स रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला करते हुए केस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने की। लजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, लेकिन एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए। हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। अदालत ने उस वक्त कहा था कि ट्रायल अलग अलग हो रहा है मगर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि अदालत को देखना है कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में आयद इल्जाम को साबित किया या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह बताएं कि इस केस में इल्जाम क्या था। नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि इस रेफरेंस में भी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम था। इस केस में 22 गवाह हैं जिनमें से अक्सर रिकॉर्ड से मुताल्लिक गवाह हैं। 22 में से 13 गवाहान ने सिर्फ बैंकों का रिकॉर्ड पेश किया। वो गवाह चशमदीद गवाह नहीं। 5 गवाह मेमो के हैं और 2 गवाह कॉल अप नोटिस लेकर जाने वाले थे। वकील अमजद परवेज ने कहा कि लजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई, जबकि लजीजिया मिल्स लगाई गई हुसैन नवाज की उम्र उस वक्त 28 बरस थी। नवाज शरीफ का यह केस पिछले केस से भी बेहतर है कि वो इस अरसे में पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मेरिट्स पर बहस कर रहे हैं, इनकी कुछ मुतफरिक दरखास्तें भी हैं, या तो ये वो अपनी दरखास्तें वापस ले लें, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि जी जज की वीडियो से मुतालिक दरखास्तें हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इससे मुतालिक मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। अब सवाल यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ को लजीजिया में भी जल्द रिलीफ मिल जाएगा, और क्या रिलीफ मिलने के बाद मियां नवाज शरीफ को इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब ने। आबिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले आबिद जुबैरी साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं। आबिद जुबैरी साहब, ये कैसे केसेस थे जो बने हुए थे और ये कैसे फैसले थे जो कि अब अपर कोर्ट्स में ठहर नहीं पा रहे और एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने तो देखा है रिलीफ उनको जिस तरह से मिल रहा है, वो तो आपने भी देखा कि वो कन्विक्टेड थे और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई, जो आज तक पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में कभी किसी को कन्विक्ट को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली। फिर आपने देखा कि उनके एप्लीकेशन दायर होने से पहले नैब के वकील वहाँ मौजूद थे, अभी जब उनका बेल की एप्लीकेशन भी दायर नहीं हुई थी। और आपने फिर दूसरे केस में जिसमें उनका एक्विटल हुआ, नैब ने कहा हम उसको परसू ही नहीं करने चाहते हैं, उस पर हो गई। आज आपकी बातों से मुझे पता लगा कि जी उस पर कोर्ट ने अब इसको मेरिट पे सुनने का फैसला कर लिया। देखिए, ये सारे जो केसेस थे ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, आपको पता ही है, वहाँ सारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, रिपोर्ट्स आई थी और कई वॉल्यूम्स और रिपोर्ट थी, वॉल्यूम 10 भी थी, जिसके बेसिस पे ये सारे रेफरेंसेस बने थे। अब इनको ये देखना है कि नेचुरली उनको वहाँ से अगर कन्विक्शन हुई भी है तो देखना है कि उनकी अपील है, उनको अपील चलाएं कि जी वो कन्विक्शन हुई है वो एविडेंस के खिलाफ है, उनके खिलाफ शहादत नहीं थी, केस गलत बना। तो जो आपने सारे अभी पॉइंट्स लिए हैं, अगर ये साबित कर सकते हैं तो उनको फिर वो ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा नैब ने तो इसको परसू करना नहीं है, लेकिन आज कोर्ट ने, क्योंकि अपील उनकी है नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा कि जी आप इसको सेटिस्फाई करें कि जी आपकी कन्विक्शन है, इस तरह से तो हम नहीं खत्म करेंगे। यही आपकी बातों से मुझे आज पता लगा है। तो देखिए, इस पे आप कोर्ट देखेगा कि मेरिट पे ये केस उनका बनता था या नहीं बनता। वो आपने वीडियो की बात की मरहूम जज साहब की, तो अब वो भी देखना होगा कि उस वीडियो की क्या लीगल वैलिडिटी, क्या कोई जजमेंट्स हैं कि किस तरह से वीडियो, अगर किसी की ऑडियो वीडियो हो तो किस तरह से उसको साबित करना होता है, कि सोर्स आपको बतानी होती है किसने वो बनाई है। जब तक वो सोर्स सामने नहीं आती, उसकी शहादत नहीं ली जाती, तो वो एविडेंस में आ भी नहीं सकता, तो वो इनएडमिसिबल होती है एविडेंस में। तो ये सब चीजें कोर्ट के सामने आएंगी अगर ये उन पर रिलाई करेंगे सारी बातें, तो उसके हिसाब से फिर कोर्ट देख के फैसला करेगी। जुबैरी साहब, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जितने रहनुमा हैं वो तो काफी सालों से ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, और अब जो रिलीफ मिल रहा है वो कह रहे हैं कि चूंकि पहले ज्यादती हुई थी, सियासी केसेस बनाए गए थे, अब जो रिलीफ मिल रहा है वो मेरिट पे मिल रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस केस को मेरिट पर सुनने जा रही है
तो इसमें प्रॉब्लम जी क्यों है लोगों को फिर? नहीं होनी नहीं चाहिए। देखिए अगर मेरिट पे अगर बनता है तो किसी को हर किसी का हक है कि उसके खिलाफ अगर झूठा केस बना हुआ है, गलत केस बना हुआ है तो वो उसको खत्म होना चाहिए। किसी को भी आप गलत केस में फंसा के उसको नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी जज करके इन्वेस्टिगेशन कराई, उसकी रिपोर्ट पे आई। तो ये केस जरा सा मुख्तलिफ है कि जहाँ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की और या नैब ने की और उन्होंने आके रेफरेंस फाइल कर दिया। यहाँ तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत ये हुआ था और वो एक नैब के जो ऑफिसर थे उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स दी थी और कई वॉल्यूम्स में वो रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जरा सा ये फर्क उसमें है। तो हो सकता है कोर्ट इस वजह से उसको देख रहा है। लेकिन अगर यही जी। बात थी उनके केसेस ऐसे नहीं थे तो 4 साल तक तो वो मुल्क से बाहर रहे। आके उस वक्त चला लेते और कह देते कि जी मेरे खिलाफ केसेस गलत बने। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपके खिलाफ गलत केस बने बिल्कुल आपका हक होता है कि आपको रिलीफ मिले, सबको मिलना चाहिए। लेकिन आप देख पाकिस्तान की जो हमारे जुडिशल सिस्टम है और क्योंकि आप देखिए इसमें प्रोसिक्यूशन जो होती है वो पुलिस कर रही होती है या प्रोसिक्यूशन एजेंसी कर रही होती है। वो हालात वक्त के साथ बदलती रहती है, कभी वो एक्टिव हो जाते हैं किसी के खिलाफ तो और क्योंकि इस नैब के कवानीन मैं समझता हूँ जी। बिल्कुल गलत हैं तो इनको हमेशा सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब राइट। हों, इमरान खान साहब हों, सबके खिलाफ ये इस्तेमाल हमेशा उनके खिलाफ। और जब जब वो आप देखें होता है और फिर एस्टेब्लिशमेंट उसमें आ जाती है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको सजा तंग करना चाहती है या उसको प्रोसिक्यूट करना चाहती है तो नैब एक्टिव हो जाती है और जहां नहीं करना चाहते उनको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हर रोकड़ी हर साहब। पार्टी इसमें जी। रोकड़ी जी साहब, सर ये जितने भी केसेस बने उसके बाद अगर किसी की कन्विक्शन हुई वो भी अदालतों से हुई, वो बरी हुआ वो भी अदालतों से हुआ। तो लेकिन मामला ये है कि फिर भी इसके बावजूद जो टैग लगाया जा रहा है कि किसी को गैर मामूली रिलीफ दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कोई लाडला है, कोई सुपर लाडला है, कोई सिलेक्टेड है। तो सर ये इस बात का कैसे फैसला होगा जो केसेस बने थे वो ठीक थे या गलत थे, या फिर वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था किसी को? सर हकीकत यह है कि सियासी इंतकाम का निशाना तो एक तो हमारा एक है, निचले लेवल से शुरू होता है उतले लेवल तक हम पोलिटिकल लोगों में ये इशू है, हम बनाते हैं। विंडिक्शन तो है और ये पॉलिटिक्स में है विंडिक्शन। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे अहम चीज है कि असासे अपनी आमदन से ज्यादा, अब एक बिजनेसमैन जिसका बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके असासे होना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसका बिजनेस नहीं है और जो एक थोड़ा बहुत जिम्मेदार है या थोड़ा बहुत किराए आते हैं, बिजनेस नहीं है, तो मेरे पास अगर असासे बनते हैं आमदन से ज्यादा तो वो सवाल लाजिमन होना चाहिए कि कहां से बन गए, चाहे दुनिया में कहीं बने। अब ये एक स्पेसिफिक केस है। मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है और अभी की नहीं है। तो उनके लिए कोई चीज का बना लेना, एक फैक्ट्री का बनाना या दूसरी फैक्ट्री का बनाना, इस पर ताज्जुब मुझे तो नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन जितने पुराने हैं वो टैक्सेशन में बहुत सारे और मामलात में इधर उधर की कर जाते हैं, तो वो एक हमारे पास पाकिस्तान का एक ट्रेंड है और उसके अंदर लूप होल्स बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, तो वहां पे ये चीज चलती है। दूसरी चीज ये है कि नैब के लिए अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ना होना, ये एक और बहुत बड़ा इशू है। नैब का क्या खात्मा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नैब की जरूरत है इस मुल्क को। हम मैनिपुलेट करते हैं, ये मैनिपुलेशन का खात्मा होना चाहिए और नैब को मजबूत होना चाहिए और नैब की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे और इनटेक अच्छा होना चाहिए। अब क्योंकि नैब रिलेटेड है उन लोगों के साथ जो बहुत बड़े लोग हैं और वो उस टारगेट में आते हैं, तो इसलिए उनकी गलती भी नजर जल्दी आती है। तो जो आम आदमी जहां पे पिसता है या जहां पे आम आदमी के साथ ज्यादती होती है, जो मर्जी जुल्म हो जाए, तो उसका किसी को कंसर्न नहीं, इसलिए वहां पर चीजें चलती हैं सारी। तो ये तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो समझ ये आती है कि हमारी अथॉरिटेटिव जो एजेंसीज हैं या हमारा जो अथॉरिटेटिव सिस्टम है उसके अंदर खिला है और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स्ड है कि एक जगह पर वो रिलीफ देता है, दूसरी जगह के ऊपर वो ईज कर देता है, तीसरी जगह पर ईज देते हुए चौथी जगह पर उसको किसी और से में ले जाता है। तो अब रिफॉर्म्स की जरूरत कहां कहां पर है? सबसे पहले जी। जुडिशियल सिस्टम में आपकी रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसी तरह आपको पॉलिटिकली रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसी तरह आपको इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। आज तक मैं एक मिसाल से बात खत्म करता हूं कि एसएचओ जो पोस्ट होता है, मिसाल बनती है रिलेटेड, इसको ऊपर तक ले जाएं कि जो एसएचओ पोस्ट होता है एक थाने में, उसके पास रिहाइश के लिए आज तक घर कमरा नहीं है जो 47 से पहले के कानून का है। तो इन कवानीन को कैसे हम ऑल्टर करेंगे, बेहतर करेंगे, वो हम करेंगे कानून साज असेंबली के अंदर बैठ के।
कानून साज असेंबली के अंदर बैठ के हम सारा दिन फिक्र में होते हैं, डीपीओ कौन सा लगाना है, डीसी कौन सा लगाना है, पटवारी कौन सा तब्दील करना है, रजिस्ट्री मुहर्रर कौन सा लगाना है। एमएनए जो है वो काउंसलर लेवल की बातें सोचता है सारा दिन। तो इन तमाम चीजों को कौन ठीक करेगा? किसी ने बाहर से तो आके करना नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो साहब किया क्या जाए, क्योंकि जिस पे नैब के केसेस चल रहे होते हैं वो ये कहता है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर वही केसेस मुखालिफ पार्टी के बंदे पर बन रहे हो तो कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल इसने करप्शन की थी, मेरिट पे फैसला हो रहा है इसके खिलाफ। एहतसाब तो होना है ना, एहतसाब किसी ना किसी ने तो करना है, लेकिन इस एहतसाब पर यकीन कौन करेगा फिर? सर किया क्या जाए? जो आपने कहा ना, किया क्या जाए? हम डीपोलिटिसाइज करें, हम नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन ऑफ इदारों को खत्म करें। डीसी, एसी, एसपी, डीपीओ किसी पॉलिटिकल एमएनए की ख्वाहिश पे नहीं लगना चाहिए। इसी चीज को आप ऊपर तक ले जाएं। जो भी हुकूमत के अंदर आता है, पहला बंदा वो अपनी चॉइस का एंटी करप्शन का हेड लगाता है अपने सूबे के अंदर, ताकि उसको कोई भी ना पूछे। असल हकायक तो यही है। दिस इज व्हाट वी आर। हम एक करोड़ रुपए का ठेका जो आता है उसके अंदर 30% जो है कमीशन खा लिया जाता है। ये पोजीशन तो है ना हमारी। पाकिस्तान का कौन सोचेगा? पाकिस्तान को अपग्रेड क्या करेंगे? वी नीड रिफॉर्म्स, वी नीड स्ट्रॉन्ग किस्म का लॉ एंड ऑर्डर। हमें इस चीज की जरूरत है, और हम पॉलिटिकल पार्टीज को अपग्रेड होने की और रिफॉर्म्स की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है, ताकि एमएनए साहब जो हैं वो एक काउंसलर के दिमाग से निकल कर एमएनए बनने की कोशिश करें, और वो बैठ के मुल्क की को पॉलिसीज बनाएं, को मुल्क को अपग्रेडेशन के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए। यहाँ पे दुनिया हमारे पास सरमायाकारी नहीं करती। वो कहते हैं कुछ आया तो इन्होंने सारा उठा के रख देना, उड़ा के रख देना। तो हमें हर सतह पर मैच्योरिटी की, संजीदगी की और अपने मुल्क के साथ वफा की और मोहब्बत की जरूरत है। राइट मैन एट द राइट प्लेस, दिस इज द ओनली आंसर टू इट सर। ठीक है जी, यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आबिद ज़ुबैर साहब, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अब अपनी 5 साल नाअहली का जो फैसला है उसको चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। एक जानिब जब दूसरे केसेस के फैसले सामने आ रहे हैं, वहाँ पर यह कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि किसी को गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है, और अगर यही फैसले आपके खिलाफ आते हैं तो कहा जा रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे लिए ज़मीन तंग की जा रही है, और फिर इन्हीं अदालतों में जाके उन फैसलों को चैलेंज भी किया जा रहा है कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए। और एक ऐसे फैसले जो कि सबको तस्लीम कर लेने चाहिए, उसको मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है इस पूरे अदालती निज़ाम के हवाले से? देखिए, हर इंसान का अपना बुनियादी हक होता है कि अगर कोई उसके खिलाफ फैसला आए तो उसको चैलेंज करे, और यही हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो आपको देता है कि आपको फैसला आपके खिलाफ आ जाए वो आप उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो इमरान खान के केस में तो आप देख रहे हैं कि जी उनके हक में जो फैसले आए थे वो बेल्स वगैरह 180 या 90 के 100 केसेस उनके खिलाफ फाइल हो गए थे। तो जाहिर बात कोर्ट्स भी देखती है कि किस तरह के हर केस में उनको बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ केस चले तो कोर्ट उनको रिलीफ देगी अकॉर्डिंग टू लॉ। और यही हुआ है पिछले जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब के, जब इस तरह के हज़ारों केसेस उन पे हो जाते थे, कोर्ट उनको एक जनरल रिलीफ देती थी कि कोई केस उनके खिलाफ दाखिल नहीं किया जा सकता कोर्ट की इजाज़त के बगैर। तो ये रिलीफ और लोगों भी हमारी तारीख के हिस्से बना, क्योंकि आप जानते हैं वो किसी के पीछे पड़ जाती है हमारी अगर रियासत या इस्टेब्लिशमेंट या कोई, तो फिर उसके खिलाफ उसके लिए तो उसको जीना भी तंग कर देते हैं, मतलब उसके लिए ज़मीन उसके लिए तंग हो जाती है। तो आप देखो उस पर केसों पर केस हो जाए। इमरान खान साहब का केस देखिए, जिस तरह से उनको वो तोशा खाना में उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, लेकिन और केसों में उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनका ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ओपन ट्रायल हो, वो नहीं हो रहा, जेल में। अब इवन वो जो आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो टोटली कंट्रोल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी कहा है कि उनका जेल में ट्रायल होगा। तो अब आप ये देखिए ना, मतलब कि आज तक किसी पॉलिटिशियन का कभी जेल में इस तरह से ट्रायल हुआ है? ज़्यादातर लोगों का सारे ओपन कोर्ट में ट्रायल होता है ताकि वहाँ आए, और यही हमारा आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब जाहिर बात उनके खिलाफ एक उनकी नाअहली का उनका वो हुआ तो चैलेंज करेंगे उसको, उन्होंने सही चैलेंज किया। अब कोर्ट को देखना है कि वो मेरिट पे उनका केस बनता है या नहीं, वो तो कोर्ट फैसला करेगी। और आप देखें, जहाँ तक कोर्ट्स की जो बात है कि किसी को अगर आप जल्दी रिलीफ दे रहे हैं, और किसी अब देखिए नवाज शरीफ साहब के केस में वो कहते हैं उनकी ज्यादती हुई, बिल्कुल हुई होगी, उनके साथ ज्यादती गलत केसेस मिले, लेकिन वो खुद उनको चलाने के लिए 4 साल तक इस मुल्क में नहीं थे। और एक आदमी जो आप भी मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई थी? नहीं, मैं कहता हूं अगर उनके साथ ज्यादती हुई, मतलब देखिए मैं समझता हूं इनके साथ सबसे बड़ी ज्यादती है किसी भी पॉलिटिशियन के साथ हमारे मुल्क
में ये है कि उसको नाअहल कर दिया जाए लाइफ टाइम के लिए। मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिशियन का हक है, ये अवाम का हक होता है फैसला करना कि कौन उनका लीडर होगा, कौन उनका हुक्मरान होगा या नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी हुई है तो नेचुरली उसको देखना है उस लिहाज से। तो मेरा एक पर्सनल ये व्यू था कि किसी को लाइफ टाइम बैन इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी है, हम सब पे बाइंडिंग होता है। तो ज्यादती अगर अब देखिए, आप उनके साथ अगर किसी केस में उनके साथ ज्यादती हुई है, अकामे से शुरू होकर पनामा में शुरू होकर फिर अकामे पे, तो ये सारी चीजें मद्देनजर देखनी होगी कोर्ट को। तो जाहिर बात कोर्ट उसमें उनको रिलीफ देगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। लेकिन रिलीफ उनको अगर देर से मिली तो इसलिए कि उन्होंने केस नहीं, देखिए उनके केसों में इससे पहले जब वो वापस आए थे सऊदी अरब से, 8 साल पुराना, 8 साल की उनको रिलीफ मिली थी। टाइम बार्ड था उनका केस 8 साल से, उनको कोर्ट ने एंटरटेन किया, सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल करके उनको उसमें इन केसों में इनको रिलीफ दी थी। तो ये पहले भी उनको रिलीफ मिल चुकी है कि उनको लिमिटेशन, जो एक आदमी को एक दिन की मोहलत बाज दफा अदालत में नहीं मिलती, अगर एक दिन से आपका केस देर हो जाए, उनको 8 साल की उन्होंने रिलीफ दी। अभी भी उन्होंने उनको आके उनकी लिमिटेशन पे उनको फिर भी कोर्ट ने रिलीफ दी है। तो देखिए ये अगर रिलीफ उनको मिल रही है तो हम सबको, मुझे आपको सबको मिलनी चाहिए। ये सिर्फ इनके लिए नहीं होता, क्योंकि जाहिर बात एक पॉलिटिशियन, उनके जो लोग हैं, बुकला हैं, वो ये कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन कराई, उसके बाद अगर उसके बावजूद भी कोई केस उन पर नहीं बनता, उनके अभी जैसे ठीक है जी, जुबैर साहब आप तो हमारे साथ ही हैं इस वक्त। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आरिफ चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये जो एक के बाद एक नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, इस पर आपकी क्या कानूनी राय है? जिस तरह की ये सूरत हाल सामने आ रही है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा खौफनाक तो कभी हमने देखी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि कानून और इंसाफ जो है वो उसको तय किया जा रहा है। यानी आज देखें, वही नैब जो कल बयान वो दे रहा था चेयरमैन के, जी हम सुस्त रवि का शिकार तो हैं, लेकिन ये है कि जी हमारे ऊपर शक ना करें और हम बड़ा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मामला यहाँ तक है कि जितने ये मेगा स्कैम थे पाकिस्तान की तारीख के, और जितनी इन्वेस्टिगेशन इनमें हुई, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी हुआ सब कुछ, इसके बावजूद यानी इन केसेस में जरा बराबर उन्हें दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी क्या है? वो जाके कह रहे हैं कि जनाब इसे रिमांड कर दिया जाए, या केस में हम प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते। ये उनके बाप का माल नहीं है जो पाकिस्तान से प्लंडर हुआ है। पाकिस्तान के शहरियों का पैसा था जो पाकिस्तान से लूटा गया और जाके बाहर यानी उसे रखा गया, और अब तक पाकिस्तान सफर कर रहा है इसी करप्शन की वजह से। और इसमें नैब जो है उसका इख्तियार ऐसा नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन, तो वो तो अब आए हैं। इससे पहले सारी की सारी जो कंप्लीट हो चुकी इन्वेस्टिगेशन, उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे उन्होंने फॉरवर्ड करना है। उसी की बुनियाद पे जो जो बयानात आ चुके हैं, जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उनको फॉरवर्ड करना है, और उनमें वो वहां जाके मध्यांति कर रहे हैं। इसलिए कि ये इख्तियार किसी का भी नहीं है कि वो स्टेज पे इस तरह करे, केस अदालत में वो अपना पेश करे। उसके बाद अगर अदालत ये समझती है कि ये केस इस काबिल नहीं है कि इसे चलाया जा सके, तो अदालत उसमें बरी कर सकती है, उन्हें या रिमांड करना चाहे तो रिमांड कर सकती है। तो आरिफ चौधरी साहब, क्या इस बात का ये मतलब नहीं है किसी शख्स के साथ अगर ज्यादती हुई है और अपर कोर्ट उसे रिलीफ देती है तो ये तो अच्छी बात है? फिर रिलीफ अगर अपर कोर्ट दे उसके मेरिट के ऊपर तो कोई हर्ज नहीं है। केस आर्ग्यू हो तो उसके बाद फैसला हो तो बात है। यानी इस तरह का केस जिसमें इतना वक्त लगा यानी एविडेंस रिकॉर्ड होने में, उस एविडेंस को बगैर देखे, उस पर बगैर बहस किए, बगैर गुफ्तगू किए, बगैर अदालत में उस सारी सूरत हाल के को जांचे, यानी उसको फारिग कर दिया जाए। कितना पैसा, कौन जिम्मेदार है? सारी प्रोसिक्यूशन जो हुई और उसमें जितने पैसे खर्च हुए, बैरून मुल्क भी गए, यहाँ भी हुआ, सब कुछ हुआ, जनाब कभी वॉल्यूम 10 बना और सब कुछ हुआ। ये सारा ये मजाक है पाकिस्तान का सारा निज़ाम। इससे पहले यही नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब के लिए वो सैफुर रहमान को मुकर्रर किया। वो उनमें से कोई केस जो था उसने यानी मतलब एक लाइट ऑफ द डे ना देखी, किसी केस का कोई अंजाम ना निकला। और उसके बाद ये सारे केसेस कोई इमरान खान की वजह से तो या उनके दौर में तो नहीं हुए, इससे पहले सारी चीजें तो हो चुकी थी। और ये मामला जो थे फिर ये पनामा में आए, चीजें आई, सारी दुनिया में गई, और इसमें इसको बिल्कुल इस तरह नजरअंदाज कर देना। और फिर एक दूसरी बात जो इस वक्त तजाद है, तजाद ये है कि एक तरफ बैठे हैं जिनके खिलाफ हर केस में यानी तेजी दिखाई जा रही उन्हें सजा देने में, और अभी आप देखें कि वही जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस जिसे सो कॉल्ड है,
उस केस में नायब बिल्कुल उसको हाथ नहीं डालनी चाहिए मलिक रियाज को, और सारी का सारा बोझ जो है वो डाला जा रहा है पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल में आप पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यानी ऊपर से इलेक्शन का नाम दे रहे हैं आप, अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल आपने डिक्लेयर नहीं किया, और यानी हल्का बंदियों में जितनी बदध्यानती हुई है जिस तरह लोगों के कहने पे, और इलेक्शन का शेड्यूल तो चौधरी साहब थोड़े दिनों के बाद बस वो जारी हो रहा है, और हल्का बंदी वाला मामला भी अब के बाद ही होगी। हर चीज थोड़े दिनों के बाद हो रही है, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये गम्माजी करती है कि पाकिस्तान में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। रोकड़ी साहब जैसे कि एतराजात ये उठ रहे हैं कि देखिए हैं तो ये केसेस अदालतों में, अदालतें फैसले कर रही हैं, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट हमारी सियासत पे भी पड़ रहा है, और आने वाले इलेक्शंस जो कि 2.5 महीने के बाद आ रहे हैं 8 फरवरी को, इलेक्शंस पर इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? और जो सब लोग यही कह रहे हैं ज्यादातर पार्टीज कि हमें फ्री एंड फेयर जो है वो ग्राउंड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो आपको लगता है वाकई ऐसा मौजूद है? कुछ लोगों के मसाइल हैं और कुछ लोगों के ये जो जितने भी मसाइल हैं उसको दूर करना चाहिए। अब मसाइल इंसान अपने लिए पैदा करता है खुद, बाकी जो अपने लिए मसाइल खुद पैदा ना करे और वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करता रहे तो उसके लिए होती हैं आसानियां। शहजाद अकबर आप और मैं लेके नहीं आए थे 3.5 साल के लिए, नैब आपने और मैंने शहजाद अकबर के हवाले नहीं की थी। शहजाद अकबर के जो कारनामे हैं वो आपकी और मेरी वजह से नहीं हुए, आप और हम विक्टिम्स हैं इन चीजों के। मैंने जैसे पहले कहा कि क्योंकि ये बड़े लोगों के केसेस हैं तो नैब बड़े लोगों के साथ है तो इसलिए डिस्कस हो जाता है। हम तो उस चीज को रोते रहे अपने इस टेन्योर के अंदर कि जो गरीब का केस है, जो मस्कीन का केस है, जो नीचे लेवल का केस है, उसके लिए भी कभी परेशान हो जाया जाए, उसके लिए भी कभी कोई थोड़ी सी दिखा दी जाए। यही होता है कि एक जरा बहुत बड़ा आदमी अगर चला जाता है किसी का सलाह के पीछे तो सारों को उसके गम भी याद होता है और सारों को उसके लिए बहुत कुछ याद होता है। तो दूसरा चीज ये है कि पॉलिटिक्स हमेशा प्रोग्रेसिव की जाती है। पॉलिटिक्स इसलिए नहीं की जाती कि आप किसी मकाम पर आए और मकाम पर आने के बाद आप खुद डिलीवरेंस आपकी 0% हो और आप आकर उसके बाद वो हरकतें शुरू कर दें जिससे पाकिस्तान का या पाकिस्तान की बका को नुकसान पहुंचने के खदशात शुरू हो जाएं। और उस वक्त अगर पूछा जाए कि आप ये रविश बंद कर दें तो उस वक्त चीखना चिल्लाना आदमी शुरू कर दे कि हमारे से पूछा क्यों जा रहा है। पाकिस्तान हमने बनाया हुआ है मजाक सारों ने, और इसी वजह से सफर करता है आम पाकिस्तानी। और ये तमाम जिन्होंने बाहर के मुमालिक में अंदर जो रह रहे हैं और जिन्होंने यहाँ से जिनके बिजनेसेस बाहर हैं, मलिक रियाज की दोस्ती को आपके और मेरे साथ नहीं थी। मलिक रियाज आपके और मेरे साथ शाम को बैठ के 3-3 महीने 4-4 महीने आपको और मुझे मशवरे नहीं देता था। मलिक रियाज की दोस्ती किसके साथ थी वो जाने और मलिक रियाज जाने। अब भुगते उन दोस्तियों को। गवर्नमेंट के इदारे साहब आपने बात की थी, आपने कहा था कि इंसान अपने लिए मसाइल खुद क्रिएट करता है। इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि उसके साथ फिर ज्यादती हो? कौन ज्यादती करता है सर? ज्यादतियां तो इस मुल्क के अंदर जितनी हो चुकी हैं, खानदान के खानदान सूली चढ़ा दिए जाते, बेगमात समेत, बीवियों समेत जो याशियां इस मुल्क के अंदर लोग करते हैं, मकाम के ऊपर आके जो तजलील करते हैं इस मुल्क की और जो मुल्क के साथ करते हैं, वो चाइना वाला हाल होता। ज्यादती कहां होती है यहाँ पे? यहाँ पे तो फिर भी ये याशी है। ठीक है जुबैरी साहब, विक्टिम पाकिस्तान है। ठीक है जुबैरी साहब, ये ऐसा तासुर क्यों मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ज्यादती हो रही है किसी एक जमात के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हो रही है, तो ऐसा तासुर आपको क्यों मिल रहा है? बिल्कुल है, आप देखिए आपके चैनल पे उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनको दिखाया नहीं जा सकता, आप हमेशा चेयरमैन पीटीआई कहेंगे, आप उसका नाम नहीं लेंगे उनका। तो इससे ज्यादा इसी प्रोग्राम में काफी दफा लिया गया उनका नाम। आपने लिया? मैं भी ले लेता हूं, इमरान खान साहब। रोकड़ी साहब ले लेंगे, चले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है आपके टीवी चैनल्स पे इजाजत नहीं है उनका नाम लेने का। आपने लिया, बड़ी खुशी हुई इस बात की। और आपके जो साथी थे वो तो शायद मुल्क में है भी नहीं जिनके साथ मैं प्रोग्राम पहले किया करता था। आपने भी नाम लिया, रोकड़ी साहब ने भी नाम लिया, आरिफ चौधरी साहब ने भी नाम लिया। खुश हैं आप? तो ले लेते, पता नहीं आप लोगों को क्या पाबंदियां आप चले जाते। नहीं, देखिए इशू जो है खुशी की बात नहीं है, खुशी और गम की बात नहीं है। बात ये हो रही है कि जिस तरह से एक पार्टी को टारगेट किया गया,
ठीक है, आपने उनको पहले नो कॉन्फिडेंस, उस पर भी इशू आया कि जी नो कॉन्फिडेंस कैसे हुई, पूरी मूवी कहाँ से हुई, किस तरह, चले वो हो गया, उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन फिर वो 9 मई का एक बड़ा वाकया हो गया जिसके अंदर बड़ी ज्यादती हुई, मतलब कि आप देखें कि हम अटैक हुए चीज़ों पे, हम सब ने उसकी मजम्मत की, लेकिन एक पार्टी को उस पर उनके जिन लोगों ने किया उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ और आइन और कानून के तहत। लेकिन एक पार्टी को करके उनके लोगों को गायब करना, फिर वो कुछ आ जाते हैं, कुछ सियासत छोड़ देते हैं, कुछ आके किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर वो वापस सियासत में आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने को मिल रही है। ह्यूमन राइट्स, आज तक वो खवातीन को बेल्स मिले जा रही हैं हाई कोर्ट से, वो रिलीज़ नहीं होती, जैसी वो रिलीज़ होती हैं उनको बाहर से फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहाँ ये चीज़ है? ये सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए ये सारी चीज़, हमारी आलिया अदलिया को। कहाँ हैं ये लोग? इनको देखना चाहिए कि इस मुल्क में ह्यूमन राइट्स और लॉ और रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन है इस वक्त। मैं और आप बैठ के टीवी पे तो बात कर लेते हैं, अभी रोकड़ी साहब कह रहे थे आम आदमी, तो ये आम आदमी नहीं है जो उनके साथ है। जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स नहीं हो सकते, वो लोग आज तक रिलीज नहीं हुए उनके साथ। वो उनका ट्रायल होना चाहिए अगर वो गिल्टी हैं, लेकिन अदालतों के अंदर, सिविलियन अदालतों में। तो ये सारी चीजें आपके सामने, मेरे आपके सामने हो रही हैं। और एक पार्टी को टारगेट, वो कन्वेंशन करने जाते हैं, कोई होता है उन पर अटैक हो जाते हैं, उनके वकीलों को उठा लिया जाता है। तो देखिए ये सब चीजें किसके, दूसरे लोग कन्वेंशन करते हैं, या आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। अब तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है वो भी कहते हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बता दें, जो लोग 9 मई के वाकये में इन्वॉल्व थे, उनको सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत होनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, जो लोग 9 मई के उसमें इन्वॉल्व थे उनको कानून के हिसाब से सजा दी जाए। लेकिन मैं और आप क्या नहीं कह सकते कि इन्वॉल्व हैं। आप, प्रोसिक्यूशन का काम होता है वो साबित करे कोर्ट ऑफ लॉ में उन लोगों ने कि इन्होंने वो जुर्म किया है, किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में उनके केसेस चलने चाहिए। हमारा, जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट था उस वक्त भी हमारा यही मौकफ था कि बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए। हमने केसेस तो चल रहे हैं ना 9 मई के? नहीं, कहां चल रहे हैं? वो 9 मई का कोई केस नहीं चल रहा, सारे केस मिलिट्री कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, उसकी अपील अब पेंडिंग है। और उसके इंट्रा कोर्ट अपील, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एक अपील का राइट मिल गया है, लेकिन वो सारे केसेस कहां चल रहे हैं? वो तो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया, वो सेक्शन है आर्मी एक्ट का, कल अदम आइन से, तो लेकिन उनके केसेस थोड़ी चल रहे हैं अब। लेकिन वो अभी तक उनकी तहवील में, जब वो केस ही नहीं होता, ऑर्डर इसका ये होना चाहिए था, उनकी तहवील पुलिस को दे देनी चाहिए थी, और पुलिस उसको प्रोसिक्यूट करती है अदालतों के अंदर। और जो एंटी टेररिज्म जहां इनका चलान हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आप देखने को मिल रही हैं। जिन लोगों को बेल मिलती है उनको छोड़ा नहीं जाता। ये भी तो आप देखें ना, क्या हो रहा है इस मुल्क में, हम कहाँ रह रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा रोकड़ी साहब, आप ये बताइएगा, इस वक्त सियासी तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? और आपने पहले भी कहा था कि हम तो अपना वज़ीर आला भी बना सकते हैं पंजाब में, तो ये सब कुछ करेंगे आप कैसे? सर देखें, चैलेंजेस को कबूल किया जाता है और चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको हैंडल किया जाता है। इत्तेहाद जो है, मैं पहले से भी आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि इत्तेहाद जो है इलेक्शन के बाद जो है वो कोई इत्तेहाद होता है जिसको इत्तेहाद कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ा, उसने कितनी सीट्स लेकर आई और किस कैपेसिटी में वो दूसरों को कहती है कि हमारे साथ आके मिलो। तो ये जो है ना, ये मसल्स शो होते हैं इलेक्शन के बाद। तो लेकिन अब तो इससे पहले ही हो रहा है, इलेक्शन से पहले ही हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले ही एमकेएम से मिले हैं, काफ लीग के रहनुमाओं से मिले हैं, और इलेक्टेबल्स भी उनके साथ मिल चुके हैं। सर गुजारिश सुने, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उनकी सीट्स पर बात आ जाएगी। वो कहेंगे हमें 10 सीटें दें, इन्होंने कहना है 5 सीटें। तो इलेक्शन से पहले वाले इत्तेहाद जो होते हैं वो बड़े शेकी किस्म के होते हैं, वो मसाइल वाले होते हैं। ये मैं आपको अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या अपना एनालिसिस दे रहा हूं। इत्तेहाद मौजूदा पोजीशन में ये है कि आपके प्रोविंसेस के अंदर भी गवर्नमेंट्स जो है वो कोलेशन की बननी है, सेंटर में आपकी भी यही पोजीशन जानी है। तो मैं कंसिडर करता हूं कि कोई भी इत्तेहाद इलेक्शन के बाद ज्यादा बेहतर है निस्बतन पहले के। जी सर। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आप ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये फैसला किया है कि वकला को इस दफ़ा टिकट जो है वो काफ़ी जारी होंगी, आपको लगता है कि ये उनकी पॉलिसी कामयाब होगी और वकला एक आम सियासतदान यानी कि जो कौमी सियासत करता है तो वो इस पे पूरा उतर सकेगा और वो सीट्स निकाल सकेगी? देखें, आपको ज्यादा जरूरत जो है वो है असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन की, कानून साजी की। और ये जो नालियों गलियों का काम है ये बल्दियात का काम है, और इसमें एमपीएस भी जाहिर है इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बेसिकली ये काम एमएनएस एमपीएस के नहीं है।
अब मैं समझता हूं कि ये फैसला दो वजह से किया जा रहा है। एक वजह तो बुनियादी तौर पर यह है कि जिस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है, जिसमें कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब हम अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करते हैं, तो वो तो सारी की सारी बात इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी की कर रहे हैं। और उससे ये मैं समझता हूं कि ये खूब हैं, सियासतदान भी हैं, सियासत भी करते हैं, और उसके बाद यानी सियासत वालों के साथ नहीं खड़े होते, ये उनके साथ खड़े होते हैं जो सियासत का कलाकमा करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये बहुत आला फैसला है पीटीआई का, क्योंकि अगर वो इनको वो देते हैं टिकट वकला को, तो इससे एक तो वकला जो है वो कानून के माहिर होते हैं और अदालत में जो काम करते हैं वही, अगर पार्लियामेंट में ज्यादातर, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट के अंदर ज्यादातर अक्सरियत जो है वो वकला की होती है, और कानून साजी के अलावा आप समझिए कि और कौन सा लेने देने का काम जो है वो रिश्वत सतानी वाले मामले में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए समझता हूँ दूसरी बात, जिस तरह की मुश्किलात पैदा की जा रही हैं पीटीआई के लिए, वकला की हद तक कम अज कम ये मुनज़्ज़म कम्युनिटी है, कानून को जानते हैं, इसलिए इनसे खेलना, इनसे पंगा लेना कुछ ज्यादा आसान नहीं है। जुबैरी साहब, इसलिए मैं समझता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी। जुबैरी साहब ये बताइएगा, आप तो खुद वकील रहनुमा हैं, आप तो खुद इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ये जो फैसला है वकला को टिकट जारी करने वाला, आपको लगता है कि कौमी सियासत में भी वकला अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? मैं बिल्कुल समझता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर अच्छे वकीलों को दिया गया और जिनको मैंने सुना है को दिया जा रहा है, तो अगर उनको दिया गया तो बहुत अच्छा होगा। डिपेंड करता है, लेकिन देखिए हमारी सियासत जो होती है ना, वो अब देखना होता है कि हमारी रूरल सियासत जो होती है गाँवों की, देहातों की, वो अलग होती है शहरी सियासत से। तो अब डिपेंड करता है कि ये वकला अगर वहाँ उनके जो हल्के आएंगे जो देही इलाके के हैं, उसके अंदर वो वहाँ जाके उनका पेनिट्रेशन वहाँ है या नहीं, और पीटीआई की कितनी सपोर्ट है, इसके ऊपर वहां उनको देखना होगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह यह है कि मेरे ख्याल से लोग आपने देखा जिस तरह से उस पार्टी में तोड़ फोड़ की गई, लोगों को उठाया गया, कुछ ने एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली, किसी ने सियासत को खैर बात कर दिया, और इस तरह से बातें करके, तो लोग, मेरे ख्याल से लोग, अब आम आदमी तो टिकट उनका लेते हुए डर रहा होगा कि कहीं उसके साथ, जैसे भी रोकड़ी साहब ने कहा, इंसान अपने लिए खुद मुसीबत करता है, तो वो कहेंगे आप बैल मुझे मार, मतलब कि आप मुझे टिकट दें, जैसे ही आपको उसका टिकट मिला सडनली आपके खिलाफ आपके सारे एक्शन हो गए, नैब भी आ जाएगी, इनकम टैक्स भी आ जाएगी, ये हो जाएगा, सब आपके खिलाफ चीज़ें खुल जाएंगी, ऑडियो वीडियो लीक्स भी हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें, जाहिर बात, आई एम श्योर उनको लोग शायद ना मिल रहे हो टिकट लेने के लिए। आरिफ चौधरी साहब, सर आप बताइएगा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिस नहज पे चल रही है, आपको क्या लगता है कि कोई एक पार्टी ऐसी होगी जिसको वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, और आपको लगता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो मुल्क के मसाइल हल कर सकती है? देखिए, अगर तो इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट हुए तो फिर तो मुझे एक पार्टी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतती हुई नजर आ रही है, और वो पीटीआई है। और अगर इलेक्शन मैनेज किए गए और उसको इस तरह आपने किया कि जी अपने तौर पे बंदर बांट की, जिस तरह ये कहा जा रहा है बार बार कि जी कोलिशन गवर्नमेंट, इलेक्शन से पहले किसी को ये कहना, किसी का सियासी वर्कर का, कि जी यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, वो किस बुनियाद पे कह रहा है? यही वजह है कि ये लोग, वरना ये जो आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान है, इसको कोई पूछ नहीं रहा, यानी लोग देखना नहीं चाहते, इनके जलसे देख रहे, कहाँ इनकी सियासत है। तो ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि जिस तरफ जा रही है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। मैं रोकड़ी साहब की जानिब आऊंगा। रोकड़ी साहब, आपको क्या लगता है आने वाले इंतखाबात में वज़ीर आज़म किस जमात से होगा? सर, सबसे पहली तो चीज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और मैं करतूत अपने ना देखूं कि मैंने किया क्या पाकिस्तान के अंदर। आग लगवा दें आप मुल्क में, नौजवान बच्चों को उकसा कर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दें, अपना मैं कारनामा ना देखूं कि उस्मान बुज़दार मेरा कारनामा है, और मैं पाकिस्तान की फौजों के साथ लड़ा के कहूं कि जी बेदारी हम खड़ी कर रहे हैं नौजवानों को, और जो नौजवान इस्तेमाल हो जाएं, उनकी माएँ और उनके बच्चे और वो खानदान रुल जाएं, और उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई ना हो। इस यूज एंड अब्यूज की पॉलिसी से किसने निकलना है? जाएं बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ें जिसने लड़ना है। आपने मिलिटेंट पार्टी बनानी है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत के अंबार आप खड़ा करके अपनी फौजों के खिलाफ जाएं, जरा इंडिया में किसी को कहें कि जाके अपनी जुर्रत करे फौज के खिलाफ ये नफरत फैलाने की। अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान में से हार के गया है, उसको कहें किसी को, यही जो ओवरसीज में हमारे बैठे हैं, जरा उस मुल्क में खड़े होके उनको कहें अपनी फौजों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करें। आप किस लिए इस मुल्क के नौजवानों को और इस मुल्क के बच्चों को अपने मुल्क के खिलाफ लड़वाना चाहते हैं? वजह, काम मैंने करना है गवर्नमेंट में आके, मेरा किरदार है उस्मान बुज़दार मैं लेके आऊं, मेरा किरदार शहजाद अकबर हो,
और मैं जब मेरे से पूछा जाए कि मामला ठीक करो तो मैं फौज के खिलाफ बच्चों को उकसाना शुरू कर दूं और फिर मैं कहूं कि यहाँ ये तोपें चल जाएंगी, वो तोपें चल जाएंगी, आग लग जाएगी, कोई आपको आग नहीं लगाने देगा। ठीक है सर। सर टाइम कम है, जुबैर साहब ब्रीफली बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये गलती तो हुई कि उन्होंने नफरत की सियासत की फिर? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो जैसे आप जैसे ये कह रहे हैं नफरत की सियासत, नफरत की सियासत, वो जो कह रहे थे जाहिर बात उनकी, अगर उनके खिलाफ एक वो समझते थे उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है तो उसको बेनकाब करना, जैसे साइफर को आप इशू देख रहे हैं या कोई इस तरह के मामलात में आके कहें कि जी इस तरह से वो मेरी हुकूमत के खिलाफ ये एक साजिश हो रही है और उसमें ये लोग शामिल हैं, तो उसमें उसका ये मतलब थोड़ी होता कि आप फौज या किसी के खिलाफ वो करें कि आप फौज के खिलाफ बगावत कर दें, कोई स्टेटमेंट दिखा दें कि आप बागी हो जाए। अगर उन्होंने ये किया तो गलत किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका हर पार्टी का हक है, हर हुकूमत का हक है कि अगर उसके खिलाफ साजिश हो तो उसको वो कुचलने की कोशिश करे, क्योंकि वो इस रियासत होती है, वो स्टेट होती है। सर ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मौजूद थे। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में सियासत तो होती रहेगी, लेकिन सियासत की कॉस्ट पे हमें नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो कुर्बान नहीं करना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।